हेलो स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था, कंसोलिडेशन एक्ट बस 2 दिन और बचा है। मैं 2 दिन के लेक्चर में इसको समाप्त कर दूँगी। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगी। चैप्टर 5 इसके लास्ट चैप्टर है, उसमें कुछ सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं प्री के पर्पज़ से और जानकारी के लिए। जैसे कि सेक्शन 38 क्या कर रहा है? पावर टू इन्फोर्स अटेंडेंट ऑफ विटनेसेस इन सर्टेन मैटर, साक्षियों को उपस्थित करने तथा अन्य विषयों के संबंध में अधिकार। चकबंदी अधिकारी को क्या अधिकार है? तो सेम सिमिलरिटी पावर जो सिविल न्यायालय को है वही चकबंदी न्यायालय को भी है। वही पावर जैसे साक्षियों को उपस्थित करना, शपथ दिलाना, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, अवमानना के लिए दंडित करना, ये सारे जो भी पावर सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं वही पावर चकबंदी अधिकारी को प्राप्त हैं, क्योंकि चकबंदी भी एक तरह का न्यायालय ही है। द डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, सेटलमेंट ऑफिसर, कंसोलिडेशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर shall have all such power and right and privilege as are vested in a civil court on the occasion of any action in the respect of following matter। जो भी पावर सिविल न्यायालय को प्राप्त है वही पावर चकबंदी न्यायालय को प्राप्त है। चकबंदी भी एक प्रकार का न्यायालय है। सेक्शन 39 दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने के अधिकार। पावर फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा सब्जेक्ट टू द एनी कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन, नियत किए जाने वाले प्रतिबंधों अथवा निरोधों को वायलेट न करते हुए चकबंदी संचालक, उप संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी अथवा सहायक चकबंदी अधिकारी लिखित रूप में इन रिटन में किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह दस्तावेज को प्रस्तुत करे और अपने कर्तव्यों का उचित पालन करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा? तो जो विधान सीपीसी के तहत है वही विधान यहाँ पे भी है कि वह पनिश किया जाएगा। आईपीसी के सेक्शन 175 और 176 के तहत वो पनिशमेंट दिया जाएगा। 39 करता है। 40 कह रहा है चकबंदी संचालक, उप संचालक चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारियों के समस्त कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियाँ माना जाना। मतलब 40 प्रोसीडिंग्स बिफोर सेटलमेंट ऑफिसर, कंसोलिडेशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये क्या है? एक न्यायिक कार्यवाही है। 41 कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ यूपी लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा, जब तक भी कि इस अधिनियम द्वारा अथवा के अधीन अन्य प्रकार की व्यवस्था न की गई हो, यूपी लैंड रेवेन्यू के अध्याय 9 तथा 10 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे, जैसे कि लागू होते हैं। अब आ गया सेक्शन 41 एफिडेविट, शपथ पत्र। एफिडेविट टू बी फिल्ड in any proceeding under the act including an appeal or revision shall be made in the same manner and confirm of the same requirement as affidavit filled under section the Code Civil Procedure 1908। मतलब जैसे शपथ पत्र सीपीसी में अप्लाई किया जाता है, सेम वही प्रोसीजर चकबंदी न्यायालय, कंसोलिडेशन न्यायालय में, कोर्ट में भी अप्लाई किया जाएगा। 42 पूछता है ऑफिसर्स एंड अथॉरिटी, कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच अथॉरिटी एंड ऑफिसर एंड फॉर सच एरियाज एज मे नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। पीसीएस के थ्रू इसमें लोग अधिकारी और प्राधिकारी आते हैं। और कौन अपॉइंट करता है? राज्य सरकार अपॉइंट करती है। जिला उप संचालक चकबंदी ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो समय समय पर चकबंदी संचालक द्वारा जारी किए जाए चकबंदी लेखपालों, चकबंदी कर्ताओं तथा उप को परिच्छेद कर सकता है। तो राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार अधिकारियों की नियुक्त करती है, और जो जिला उप संचालक चकबंदी होता है कलेक्टर के समकक्ष होता है, वह लेखपालों और चकबंदी कर्ताओं इत्यादि की नियुक्ति, अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? मेन अधिकारी की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट बाय वैकेंसी, और कलेक्टर को भी कुछ राइट मिला है चकबंदी लेखपाल, चकबंदी कर्ताओं तथा उपगत अधीन जिले के नियुक्त अन्य प्राधिकारियों हलकों का परिच्छेद कर सकता है। कौन कर सकता है? उनका
और ये सर्किल उसको आवंटित कौन करता है? उपसंचालक चकबंदी अधिकारी करता है। 42A करेक्शन ऑफ सर्किल और अर्थमेटिक एरर। इसको रिव्यू पूछता है, रिव्यू की पावर कहाँ है? तो पुनर्विलोकन की पावर ये 42A में दी गई है। क्या कहता है कि notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, if the consolidation officer or the settlement officer consolidation is satisfied that a circle or arithmetical error apparent on the face of the record exists in any document prepared under any provision of this act, he shall either on his own motion or on the application of any पर्सन इंटरेस्टेड करेक्ट दी सेम। कहता है कि किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि चकबंदी अधिकारी अथवा बंदोबस्त अधिकारी इस बात संतुष्ट हो जाए कि अधिनियम में उपबंध किए गए दस्तावेज में कोई लिपि या गणितीय भूल है तो वह स्वप्रेरणा से या स्वत्व रखने वाले जिसके है उसके आवेदन पर या तो अपनी कंसेंट से या फिर एग्रीड पर्सन के द्वारा करने पर उसको फिर से देखेंगे, उसको सही करेंगे। ये आपका चैप्टर। अब पूछता है क्या कि कंसोलिडेशन एक्ट में डेलीगेशन की पावर कहाँ है? सेक्शन 44 में डेलीगेशन की पावर दी गई है। द स्टेट गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एंड सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन एज मे बी स्पेसिफिक इन नोटिफिकेशन। क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट? शर्तों के अधीन, इस नियम के अधीन उसे प्रदत्त कोई अधिकार किसी अधिकारी को या प्राधिकारी को प्रत्यावित कर सकती है या फिर इस अधिनियम अथवा अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अधीन चकबंदी संचालक, उप संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी अधिकारी किसी अधिकारी प्राधिकारी को प्रदान कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट या जो उसके नीचे का अथॉरिटी हैं, जो भी अधिकारी हैं ऊपर से नीचे अपने को डेलीगेट कर सकते हैं मेन पावर को छोड़ के। अब कह रहा है 44A पावर ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय अ सुपीरियर अथॉरिटी। उच्चतर प्राधिकारी द्वारा निम्नतर प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग। जब तक इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा अंतर्गत बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना हो तो उसे उच्चतर अधिकारी जो सुपीरियर है वो निम्नतम अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन निम्नतम अधिकारी सुपीरियर अधिकारी के प्रयोग का प्रयोग नहीं कर सकता। 45 है पावर ऑफ ऑफिसर टू इंटर अपॉन लैंड फॉर पर्पसेज ऑफ सर्वे एंड डिमार्केशन। मापन और सीमांकन के प्रयोजनों के लिए भूमि पर प्रवेश करने का अधिकारियों का अधिकार। तो ये 45 में अधिकारी जो होते हैं वो मापन और सीमांकन के लिए प्रवेश करेंगे तो उन पे कोई भी अतिचार का मामला नहीं बनेगा। ये उनको राइट 45 में दिया गया है। 45A धारा 45A कहता है 45A कहता है कि धारा 45A धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करने हेतु दंड। यदि धारा 45A को पनिशेबल सेक्शन है, अगर हम सेक्शन 5 का वायलेशन करते हैं तो इस धारा के तहत हम 1000 रुपये के लिए दोषसिद्ध होंगे। ठीक है। और सेक्शन उसके बाद कहता है कि सेक्शन 46 कह रहा है मापन पेनाल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन इंजरी टू और रिमूवल ऑफ सर्वे फॉर बाउंड्री मार्क। जो भी जानबूझकर चकबंदी जब होती है तो जो खंभे लगाए जाते हैं, कोई मापन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, उन सबको अगर कोई हटाता है, नुकसान पहुंचाता है तो 46 में 1000 रुपये के लिए दंडित होगा। और 45A में अगर वो सेक्शन 5 का वायलेशन करता है तो वो दंडित होगा। कैसे दंडित होगा? पनिशमेंट पैसे से दंडित होगा और उसे IPC की धारा 434 के तहत कार्रवाइयाँ बाधक नहीं होंगी, यानी कि वहाँ पे वो पनिशेबल होगा।
47 अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपील आदि। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी आदेशों के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण के निमित्त आवेदन पत्र प्रस्तुत न किया जा सकेगा जब तक कि इस संबंध में अधिनियम में या उसके अधीन व्यवस्था न की गई हो। अपील एक्सेट्रा टू बी अलाउड बाय एक्ट तभी व्हेन अलाउड जब प्रोसीजर द्वारा ऐसा बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। फिर पूछता है क्या 40 इसमें कंसिडरेशन एक्ट में क्या रिवीजन और रिफरेंस की पावर है, तो हाँ, सेक्शन 48 में द डायरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन में कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस डिसाइडेड और प्रोसीडिंग टेकन बाय एनी subordinate authority for the purposes of satisfying himself as to the regularity of the proceeding or as to correctness, legality or any purposes। मतलब जो पुनरीक्षण निरीक्षण का अधिकार है, चकबंदी संचालक किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा की कार्रवाई को अपने पास ले सकता है, उसमें पुनरीक्षण करेगा और उसका रिवीजन करेगा और उसको निर्देशित कर सकता है। तो ये सेक्शन 48 में कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस यही पूछता है पावर किसके पास है और किस सेक्शन में है। उसके बाद अब आपका आ गया 48A, इसमें निष्काम संपत्ति स्पेशल प्रोविज़न विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्यून प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी होती है, कस्टोडियन प्रॉपर्टी होती है, ये सब जो होती है जो इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी होती है, आगे चलकर इस धारा में क्वेश्चन कहा गया है निष्काम संपत्ति के रूप में निहित भूमि के आश्रय के संबंध में सारे अधिकार किसके पास होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास होलसेल पावर होता है। और आर्टिकल 296 जब हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में तो वहाँ पे इस प्रॉपर्टी के बारे में देखिए, जैसे शत्रुराज से कोई संपत्ति आती है या कहीं से, तो सारी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है और वही कस्टोडियन अथॉरिटी होता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर आपका आता है 48B, कब्जे का विनियम। एक्सचेंज पूछता है क्या एक्सचेंज की पावर है, तो किस सेक्शन में? 48 में बी में है। जब खरीदारों के बीच जिनके अंतर्गत मंडल की भूमि प्रबंधक समिति भी है, मतलब भूमि प्रबंधक समिति भी शामिल है, धारा 48 के अधीन पारित आज्ञाओं के परिणाम स्वरूप कब्जे का परिवर्तन आवश्यक हो जाए तो वो कब्जे का विनिमय विधिपूर्ण होगा। अगर वो आवश्यक हो तो कब्जे का एक्सचेंज यहाँ पे कर सकती है। उसमें भूमि प्रबंधक समिति लैंड मैनेजमेंट कमेटी की भूमि भी शामिल होती है। जब पारस्परिक समझौते द्वारा कब्जे का परिवर्तन न हो सके तब सहायक चकबंदी अधिकारी खतरारों तथा भूमि प्रबंधक समिति की धारा 28 के उपबंधानुसार कब्जा दिलाएगा। और अगर वेयर चेंज ऑफ पोजेशन कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट तो क्या होगा? असिस्टेंट कंसिडरेशन ऑफिसर 28 के तहत इनको कब्जा दिलाएगा। 28 के तहत कब्जा दिलाएगा। अब 49 कहता है दीवानी तथा माल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक, बार टू सिविल ज्यूरिडिक्शन। कहता है कि सिविल ज्यूरिडिक्शन का इस पे रोक होगा। ये चकबंदी कार्रवाइयाँ हैं। कहता है कि 10 में प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी भूमि के संबंध में जो ऐसे क्षेत्रों में पड़ती हो जिसके लिए धारा 4 के धारा 2 के दिन विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो, खातेदारों के अधिकारों का डिक्लेरेशन तथा एडजुडिकेशन अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय जो चकबंदी कार्रवाइयों से उत्पन्न हो जिसके संबंध में इस अधिनियम के दिन कोई कार्रवाई की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिए थी, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुसार किया जाएगा और कोई दीवानी या राजस्व न्यायालय द्वारा भूमि के अधिकारों के संबंध में कोई कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। ठीक है, किंतु प्रतिबंध यह है इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे भूमि के संबंध में जिस पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी गांव सभा को कब्जा दिलाया गया हो तो वह जो होगा या दिया गया समझा जाएगा तो वो भूमियाँ वो चीज़ें चकबंदी के न्यायालय के अंतर्गत नहीं आएंगी और वो कलेक्टर को मना नहीं कर सकती हैं। उसके बाद सेक्शन 49A आ गया आपका। इस अधिनियम के अधीन
बनी नियमावली के अंतर्गत की गई कार्रवाइयों के लिए सुरक्षा। प्रोटेक्शन टू एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट ऑफ रूल मेड टेन्योर। कह रहा है कि नो सूट prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intend to be done under this act। अगर गुड फेथ में काम किया जाएगा तो कोई भी यहाँ पे इसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 50 कहता है न्यायालय शुल्क क्या होगा। एग्जम्पशन फ्रॉम कोर्ट फी। कह रहा है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी वाद या कार्रवाई में किए गए किसी प्रार्थना पत्र या वकालतनामे के अतिरिक्त किसी लेख पर जो दाखिल किया जाएगा न्याय शुल्क देय नहीं होगा। न्याय शुल्क कहाँ देय होगा? सिर्फ एप्लीकेशन और वकालतनामा 2 जगह देय होगा, बाकी कहीं भी न्याय शुल्क देय नहीं होगा। इसको आप लोग जनरल नॉलेज में भी जानिए। उसके बाद आता है 51 संक्रमण को निष्पन्न करने हेतु कोई कारण आवश्यक नहीं है। इंस्ट्रूमेंट नॉट नेसेसरी टू इफेक्ट ट्रांसफरी। मतलब कि तस्में प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अंतिम चकबंदी योजना को कार्यान्वित करने में जो तो को संक्रमण होगा उसे पूरा करने के लिए तो किसी लिखित कारण की आवश्यकता होगी और न किसी निष्पादन किए जाने की कोई रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी। न्याय शुल्क से बाहर है और यह कोई भी इंस्ट्रूमेंट या रजिस्ट्री लफड़े से बाहर है। अब आगे आपका सेक्शन 52, इसको मैं कल आपको पढ़ा के 52 58 ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल से बने रहिए, इसको पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ कमियां अगर हो मेरे पढ़ाने में या समझाने में या बोलने में तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है।